हेलो। हेलो। यस सर। गुड आवाज आ रहा है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड हाँ मॉर्निंग। सर, आ रहा है सर। बाकी लोग को एक बार मैसेज कर दो यार, ज्वाइन कर लें। क्या नाम है इसका? सुनील उनील को यस मैसेज सर, कर दो एक बार। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 2 मिनट रुक जाओ, उसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो जो किए थे उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, या कोई कंफ्यूजन है? सब कुछ देख लिए? यस सर, देख लिए सर। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? जी सर। तुम लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमको लगता पढ़ाने की जरूरत नहीं तुम लोगों को, अपने आप ही सब कुछ जान जाते हो। सब दिक्कत तो होगी, लेकिन अभी सर गुड मॉर्निंग घर सर। पर बोलो बोलो। देखे नहीं हो गए? नहीं सर, देखे तो हैं सब। वैसे तो कर लिया है काफी, सिर्फ तो प्रैक्टिस करनी है सर, न्यूमेरिकल्स वगैरह की। इसमें तो कोई खास न्यूमेरिकल रहता नहीं है, थोड़ा मोड़ा है, ज्यादा नहीं है। हाँ सर, इसमें सिर्फ सीपीएम और पर्ट में है सर। फिर भी उसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल, मतलब कि थोड़ा सिंपल है, ज्यादा मुश्किल टाइप की चीजें नहीं है उसमें। खैर, और जी बाकी बच्चे सर। को क्लास अटेंड ही करना है ना, तुम्हें लोग खाली वो है, मतलब कि क्या उसका क्या नाम हुआ, अर्पित उर्पित का? हाँ सर, पता नहीं मुझे तो उसका। उसको लिंक भेजते हैं सर, ऐड ही नहीं होता। नहीं होता बोला? सर उसको मतलब ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर ज्वाइन ही नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। चलिए, तुम्हारा गेट का क्या रिजल्ट आया? कट ऑफ क्वालिफाई है बस। अच्छा,
और नंदिनी का है ना, ऑनलाइन तो है। सर हमारा नहीं है तुमने नहीं दिया? सर, एग्जाम दिया था, कट ऑफ क्लियर नहीं है। अच्छा, तुम लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हो यार, तुम लोग का तो होना चाहिए। फिर ये तुषार तुम्हारा दिया था तुमने? यस सर, दिया था लेकिन हुआ नहीं। कितना नंबर आया? 9 नंबर का है। कितना? 9 9 अच्छा, नंबर। सुनील तुम्हारे कितने नंबर थे? मेरे सर नंबर कितने आए थे? 25। कितना? 25। अच्छा, नंदिनी तुम्हारा? सर 12 थे। अच्छा, जहांगीर तुम्हारा दिए थे तुम? जहांगीर यस सर, तुम दिए थे गेट? दिए थे सर। बताओ कितना हुआ तुम्हारा? कुछ नहीं, तो हंस ऐसे रहे ही हो। हुआ सर, कुछ खास हुआ नहीं सर, हम ही है सर। चलिए कोई बात नहीं, वो ऐसे है, एक बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करो, है ना। ये सब सर प्रैक्टिस इस नहीं हो पाई पीडीएफ सर को ज्यादा। सेंड कर देना। क्या बोल रहे हो? पीडीएफ सर, पीडीएफ। प्रैक्टिस नहीं हो पाई सर, इस वजह से थोड़ा। अच्छा, जी सर। चलिए स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? सर यस इस सर। पीडीएफ को सेंड कर देना। हाँ हाँ ठीक है, हम कर देंगे। अच्छा, तो अब बेसिकली हम लोग शुरू करते हैं। नेटवर्क का तो बेसिक हम लोगों ने देख लिया था कि क्या होता है नेटवर्क, कैसे उसको यूज करना होता है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे उसका एक्चुअल इम्प्लीकेशन या फिर एक्चुअल उसका इंजीनियरिंग इम्प्लीकेशन क्या है। ठीक है, देखिए, तो अभी तक हम लोग दो बात कर रहे थे, दो तरह की चीजें होती हैं आपके पास। एक होता है सीपीएम, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। दूसरा होता है पर्ट, इसको कहते हैं प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, तो दोनों बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क डायग्राम के थ्रू हम लोग चीज़ों को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि गिवन चीज़ के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या क्या एरर होने के चांसेस हैं, खत्म होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस टाइप की बेसिकली चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टडी करने के दोनों का आपको दोनों का सिग्निफिकेंस समझना पड़ेगा। और क्या होता है आपको कि ये इससे आपको ये ध्यान में आएगा, कुछ बेसिक जो टर्म्स होते हैं इनके स्टैंडर्ड, वो हम लोग यहाँ पे ध्यान में देंगे और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका पार्ट। तो पार्ट जनरली यूज होता है आपका अनसर्टेनिटी जहाँ जिस चीज़ों में होती है उन सब चीज़ों के लिए। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, तो जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि सपोज आपको एक्सकैवेशन करनी है, तो एक्सकैवेशन करने में जब बात हो रही होती है तो आपको पता है कि गिवन मान लो आपके पास 10 मीटर क्यूब का कोई वॉल्यूम है, उसको आपको एक्सकैवेट करना है। तो आपको ये पता है मोरलेस सिविल इंजीनियरिंग का जहाँ जहाँ वर्क होता है मोरलेस, वहाँ पे आपको डेफिनेट टाइम एक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के साथ आपको पता होता है, वहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो वहाँ पे कह सकते हैं कि हम अगर आपको बोला जा रहा है 10 मीटर क्यूब का एक्सकैवेशन करने के लिए आपको लेट से आपको 8 घंटे लग रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका चीज़ें, अगर हम इसको, आप लोग को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है क्या होता है? जी सर, कर्व बनता सर। हाँ, एक कर्व बनता है जहाँ पे आप लोग चीज़ों को देखोगे कि प्लॉट करना होता है कि कितने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर आपको देखे तो ये आपका बेसिकली फ्रीक्वेंसी दिखाता है। इसको यहाँ से अगर हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं चीज़ों को, यहाँ पे बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका कंप्लीशन टाइम। तो अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग वर्क की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यही 10 मीटर क्यूब का ब्रिक ले करना है, एक्सकैवेशन कर रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं आपको। तो आप अगर इसको प्लॉट करोगे
तो मैक्सिमम आपका जो कर्व का पीक बनना होता है, अगर हम इसको कर्व के पीक को दिखाएं, कर्व का पीक ऐसा कुछ बनेगा और जहाँ पे जो मीन होगा वो बेसिकली आपका 8 घंटे का होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि वेरिएशन जो है वो काफ़ी कम है। तो आप कह सकते हैं काफ़ी सर्टेनिटी के साथ कि आपका जो काम होगा वो 8 घंटे के अंदर हो जाएगा। थोड़ा सा कम समय लग सकता है किसी पार्टिकुलर सिनेरियो में, थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ये बात हो गई आपकी सिविल इंजीनियरिंग काम के लिए। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे आपको टाइम का सर्टेनिटी नहीं है, तो वहाँ पे वेरिएशन ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये है बेसिकली आपका जो ग्राफ बना रहे हैं तो इसका टोटल एरिया होगा, इस टोटल एरिया को कहते हैं, टोटल एरिया का जो वैल्यू होगा वो 100% होगा। मतलब सारे के सारे जो आपके बेसिकली अगर आपने 100 लोगों का काम 100 बार ये काम किया तो आप देख सकते हो कि टोटल जो होगा, अगर आपने देखा कि 8 घंटे में मैक्सिमम 50 मतलब कि 60 लोगों ने 8 घंटे में काम कर दिया, कुछ लोगों ने 8 से ज़्यादा लिया, कुछ लोगों ने 8 से कम किया, तो उसी का ग्राफ है कि एक गिवन घंटे में कितने लोगों ने काम किया है वो। तो ये ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, इसको नॉर्मल, इसको एक तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। और नॉर्मल क्या होता है, इसमें बीटा क्या होता है, वो हम लोगों ने अभी देखेंगे। अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं कोई सिविल इंजीनियरिंग के अलावा प्रोजेक्ट, कोई मान लो रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि गिवन प्रोजेक्ट को खत्म करने में आपको कितना समय लगेगा। अगेन मान लो कोई आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट काम है और आपको कुछ एस्टिमेट दिया गया कि बोला गया इस काम को करने में हमें 9 घंटे लग रहे हैं, तो आपका ग्राफ जैसे बहुत नैरो बना था वैसा यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है। ये आपका पॉइंट जो होगा बीच का, लेट्स से 9 हो रहा है, 9 आवर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जहाँ पे आपको पता नहीं होता है कि चीजों में कितना समय लग रहा है, तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि चीजों में अनसर्टेनिटी है। उस पार्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग पर्ट को यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। इसी के कारण से इसको कई बार कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। तो यहाँ पे आपके पास जैसे कि ये वाला जो अभी हमने डिस्कस किया था सिविल इंजीनियरिंग का काम, ये आपको हम लोग जनरली हिसाब करेंगे जब भी इसका कैलकुलेशन करना होगा तो हम लोग सीपीएम से करेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड से। तो यहाँ पे चीजें आपको सर्टेन होती है, तो इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। सिमिलरली जब पार्ट की बात करेंगे जहाँ पे चीजें सर्टेन नहीं होती, आपका गैप ज्यादा हो रहा होता है, तो ये कहते हैं आपका प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आपको अभी तक हमने ये नहीं बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजों ने हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। हमने बस बताया कि एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई भी ऐसा हो या फिर ऐसा हो, इसकी चौड़ाई हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि आपका ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिक हो। ये सारी चीजें अभी आपको हमने नहीं बताई है, लेकिन बस ये बताया कि इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। अब जब हम लोग बात कर रहे होते हैं फिलहाल, अब हम लोग बात करते हैं पर्ट के टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि पर्ट का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एरिया जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है। अगर एरिया अगर आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। आ रहा समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। अगर आपका वाई एक्सिस के अबाउट चीजें सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है एग्जैक्टली मिरर इमेज है अपने सेंटर का, ठीक है। अगर आपने ग्राफ ऐसे बनाया जो कि एग्जैक्टली मिरर इमेज है, हम अगर आप इसकी चौड़ाई से आपको मतलब नहीं है, पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, उससे आपको मतलब नहीं है, बस मिरर इमेज होना चाहिए आपके वाई एक्सिस के अलाउंग। अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये चीज क्लियर है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर होता है, समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम लोग मतलब अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग जब हम लोग पार्ट करेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो
इसका मतलब अभी हम लोग पर्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पर्ट के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। इसमें तीन तरह के टाइम आते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो कई बार मान लो सपोज आपको बोल दिया गया कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, मान लो आपको बोला गया कि आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ना है, तो आप कह सकते हैं कि हमको पढ़ने में हो सकता है कि 3 हफ्ते लगे। ये हो गया आपका एक तरीके से कह सकते हो मोस्ट लाइकली टाइम, मतलब आप कह सकते हैं कुछ आपको ज्यादातर चांस लग रहे हैं कि हमको खत्म करने में 3 घंटे मतलब 3 हफ्ते लगेंगे, 3 वीक्स। लेकिन आपके दिमाग में है कि अगर हम सब कुछ फेवरेबल हुआ, मान लो कि अगर आपको नोट्स आराम से मिल जाए, आपको कोई हेल्प करने वाला मिल जाए, ये सारे चीज़ों को आप कंसिडर करते हैं, तो आप कहते हैं कि अगर सारे चीज़ मेरे फेवर में हो गई तो हम इसको 2 वीक में ही ख़त्म कर देंगे। तो ये जो कहेगी सब, अगर सब कुछ हमारे पास फेवरेबल में हुआ, सब कुछ आइडियल कंडीशन में हुआ, तो अगर हम वो टाइम कहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। दूसरा सिनेरियो हो गया कि आप कहोगे कि कुछ भी चीज हमारे फेवर में नहीं है, सब कुछ हमारे अगेंस्ट जा रहा है, मान लो ना हमें नोट्स मिल रहा है, ना हमारा इंटरनेट ठीक नहीं है, सब कुछ कोई हेल्प करने वाला हमको नहीं मिल रहा है, तब हमको उसको खत्म करने में मान लो सपोज 5 वीक लग रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका पेसिमिस्टिक टाइम। समझ में आ रहा? तो इसी हिसाब से एक एक्टिविटी को खत्म करने के लिए आपके पास 3 अलग अलग तरीके के टाइम हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों टाइम अलग हो, जरूरी नहीं है कि तीनों टाइम में इक्वल इंटरवल हो, इनमें कोई जरूरी नहीं है कि आपस में कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन बस एक चीज रहेगा, आपका मोस्ट लाइकली टाइम बीच में पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक सबसे कम होगा और पेसिमिस्टिक सबसे ज्यादा होगा। आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल एक तरीके से किसी भी एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए 3 तरीके के टाइम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इसी चीज को ग्राफ पे दिखाते हैं, मान लो यही आपका ग्राफ बन गया, मान लो यही एक्टिविटी है जहाँ पे बात करते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस खत्म करने में कितना समय लगा, तो यहाँ पे उस चीज का प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बना दिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं ये खत्म करने के चांसेस क्या है। तो आप बता रहे हो कि ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, मतलब कुछ भी हो जाए कम से कम इतना समय तो हमें लगेगा, और ये पेसिमिस्टिक टाइम है, मतलब सब कुछ अगर हमारे हाथ से बाहर चला गया तब भी हम 5 हफ्ते में यहाँ पे हम खत्म कर ही देंगे इसको। तो ये ऑप्टिमिस्टिक हो गया, ये पेसिमिस्टिक हो गया। बीच में मोस्ट लाइकली, मतलब ज्यादातर चांस है, जो कि हमने यहाँ पे 3 हफ्ते बोले थे, ज्यादातर चांस है कि 3 हफ्ते लगे। जरूरी नहीं है कि आपका कर्व का जो एरिया है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम पे, मतलब कि आपका जो मोस्ट लाइकली टाइम है वहां पे 50% हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता करना है कि 50% चांस कब है कि हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए या फिर हमने एक एक्टिविटी को खत्म कर ले, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है ये वाला, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड टाइम, इसका नाम हो जाता है एक्सपेक्टेड टाइम, जिसको डिफाइन करते हैं T0 + 4, मतलब कि बेसिकली इस टाइम को एक बार लेते हैं, इसको एक बार लेते हैं, और यहाँ पे जो टाइम है इसको 4 बार लेते हैं और उसको डिवाइड बाई 6 करते हैं, ठीक है। इससे जो टाइम आता है आपका, ये होता है आपका एक्सपेक्टेड टाइम, इसको लिखते हैं। तो इससे बेसिकली क्या चलता है, 50% कंप्लीशन का प्रोबेबिलिटी जो आता है वो ये हुआ। ये चीज क्लियर है? यस सर। तो यस आपके सर। पार्टिकुलर सिनेरियो में, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको काम खत्म करने में 2 हफ्ते, 5 हफ्ते या 3 हफ्ते लगते हैं, तो आपके हिसाब से मोस्ट मतलब कि क्या कह सकते हैं एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा इसमें बताओ। एक्सपेक्टेड टाइम हो जाएगा आपका 2 + 4 × 3 + 5 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा आपका टी। है कि नहीं? थ्री वीक समथिंग है। कितना हुआ? 3 वीक के समथिंग आएगा सर। 3 पॉइंट कुछ 19/6 समथिंग कुछ आएगा, 3 समथिंग आ रहा है। तो ये आपका मतलब कि आप ये कह सकते हैं 50% कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कह सकते हैं कि इतने समय में हम 50% प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकते हैं कि ये काम हमारा खत्म हो जाएगा। ये समझ में आया? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ पे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है वहाँ पे 3 तरीके के टाइम होते हैं, जिसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। इससे हम लोग डिवाइड करते हैं एक्सपेक्टेड टाइम,
और यहाँ पे एक और चीज आती है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्टिविटी, मतलब इन दो एक्टिविटी में आपका जो सिग्मा जो होगा उसका मेजर क्या होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है TP माइनस T0 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो इन सारे चीजों का हम लोग यूज करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। ये कहाँ से है आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। चलिए, तो यही अभी इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम में। हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपको पता करना है कि पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करने में आपका कितना समय लगेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना, मान लो ये आपका एग्जांपल दिया क्रिटिकल पाथ का, यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं कि ये जो अभी तक आपने देखा था ना, हम लोगों ने बीच बीच में नेटवर्क डायग्राम बनाते थे, तो एक इस हिसाब से टैकल करते बताते थे कि बताओ कि इस प्रोजेक्ट को खत्म करने में मिनिमम कितना समय लगेगा। उसके बाद ये भी देखते थे कि कौन सी एक्टिविटीज जो है वो आपको क्रिटिकल एक्टिविटी है, मतलब कि कौन सी एक्टिविटी पे आप डिले नहीं कर सकते थे। ये हमने अभी पिछले क्लासेस में आप लोगों को करके दिखाया था ना। यस सर। तो उसी हिसाब से जो लाइन बनता था उसको हम लोग क्रिटिकल पाथ करते थे। अगेन उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात नहीं किए, लेकिन मोरल लेस उसको समझो। तो जो हम लोग क्या करते थे, जो एक्टिविटी का जो टाइम लाइन होता, टाइम लगता था, उसको हम लोग ऐड करते थे। तो ये जो मेन थ्योरम सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि आपको पूरे प्रोजेक्ट में जितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करिए, जो आपके क्रिटिकल पाथ में सबका जो TE है, मतलब एक्सपेक्टेड टाइम है, सबका सम कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना समय लगेगा। समझ में आया? यस सर। तो T डायरेक्टली Yes, सम से आ sir. जाता है। और दूसरा आपका एक आपको हमने टर्म में पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स ठीक से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। हम लोग अगर किसी चीज को जोड़ते हैं तो हम लोग वेरिएंस को जोड़ सकते हैं। तो वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का टोटल जो वेरिएंस होगा वो सारे वेरिएंस का सम होगा। उसी हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि टोटल आपको पाथ में बताना है कि कितना समय लगेगा, तो आपको सब सारे TE का सम करना पड़ेगा। और अगर आपको बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, तो आपको सारे स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का सम करना पड़ेगा अलोंग द क्रिटिकल पाथ। ये ध्यान रखना है, ठीक है, अलोंग। आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये आपको बेसिकली ये थ्योरी जो है, अगर आपको ये क्लियर है वो, तो अब हम लोग आगे इससे बढ़ते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में आप लोगों को समझ में आता है क्या है? बताइए। थोड़ा सा हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बताते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो देखिए क्या है। ये बेसिकली क्या है आपका, ये बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व बेसिकली बनाते हैं हम यहाँ पे। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, टोटल एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1। मतलब कि जो भी आपकी गिवन काम करने की टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो आपका 1 होगा। 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाय जो कर्व होगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व होगा, वो होगा 1 के बराबर में। मान लो ये आपका कर्व है जो कि आपका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको देखें, अगर एरिया बाउंडेड बाय कर्व की बात कर रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फंक्शन x को इंटीग्रेट करेंगे अलोंग dx, तो इसका एरिया का जो सम होगा वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि
अगर हम लोग किसी एक गिवन पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो आपके पास अलग अलग टाइम का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये आपका लेट से टी नॉट ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया, ये टी पी और पेसिमिस्टिक टाइम हो गया। बीच का जो आपका जो आ रहा है ये आपका लेट से इसको थोड़ा सा हाँ कर देगा, ये लेट से आपका आ रहा है टी एम हो गया, ये आपका मोस्ट प्रोबेबल टाइम। आपने इन सबका एरिया निकाला, ये एरिया जो होगा इसका एरिया का टोटल जो होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वही पुराने एग्जांपल बताते हैं, 3 वीक की बात करें, सॉरी 2 वीक, 3 वीक और 5 वीक, तो ये क्या इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 2 हफ्ते से 5 हफ्ते के बीच में हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। तो इसीलिए हम लोग एरिया को 1 से दिखाते हैं। इसी के बाद आता है आपका बीच में जो हम लोग कह रहे थे मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि आपका एरिया 50% के बराबर हो जाए। तो इसी को हम लोग यहाँ पे टी ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसकी वैल्यू आई थी 3.1 समथिंग, जो कि हम लोगों ने डिराइव किया था टी ई इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टी पी डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो इससे ये होता है कि 50% इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो होगी उसको उसमें खत्म होने की प्रोबेबिलिटी आपका 50% है, और इसके राइट हैंड साइड में काम को खत्म होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 50% है। तो इसका मतलब क्या है, आपका 2 वीक से 3.1 वीक में आपका काम खत्म हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, और 3.1 वीक से 5 वीक के बीच में आपका काम खत्म हो, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 50% है। तो बेसिकली आपका आपका क्या कह सकते हैं कि ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का हिसाब किताब यही होता है। आपको समझ में आ रहा है ये? यस सर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, बताओ कि अगर आपके पास कर्व दिया गया है, आपको बोला जाए बताओ कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में प्रोजेक्ट खत्म होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 3 हफ्ते का लाइन लेंगे और यहाँ पे लेट से 4 हफ्ते का लाइन, 4 हफ्ते का लाइन आ रहा है। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो भी टाइम आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी टाइम आएगा उसको एरिया को कैलकुलेट कर लोगे, वो जो भी एरिया आएगा वो एरिया आपको बता देगा। लेट से एरिया को हम लोग कहते हैं A1, तो इसके बीच में जो आएगा एरिया वो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा प्रोबेबिलिटी टू कि 3 से 4 हफ्ते के बीच में खत्म करने में आपको कितना समय लगेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? यही होता है आपका बेसिकली हिसाब किताब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड। इसमें अभी तक हम लोगों ने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब का कोई लॉजिक नहीं इंसर्ट किया है, लेकिन इस चैप्टर में जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हम लोग एज्यूम करेंगे या तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं तो उसके अलावा हम लोग किसी पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ग्राफ आपका तो कुछ भी बन जाएगा, तो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लायक ग्राफ नहीं रहता, इसलिए हम लोग यहाँ पे या तो बीटा या तो नॉर्मल पे ही काम करें। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है तो बताइए। यस सर। अब बात करते हैं कुछ ग्राफ के प्रॉपर्टीज के बारे में कि ग्राफ में क्या है, कैसी चीजें इस पे चेंज होती है। तो मान लेते हैं फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए हमने आपको बताया था क्या सिस्टम है इसका, ये सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस। लेट्स से सिमेट्रिसिटी का पॉइंट ये है। अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो ये आपका सिमेट्रिक होगा, ये आपके पॉइंट जो हैं इसको हम लोग कह देते हैं लेट्स से टी नॉट, ये हो गया टी पी, 50% का जहाँ पे एरिया हो रहा है इसको लेट्स से टी ई से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग कहें आपका टाइम फ्रेम कुछ ऐसा हो, लेट्स से आपका टाइम फ्रेम कुछ ऐसा हो, यहाँ से देखिए मतलब ये डिस्टेंस हो गया आपका टीई माइनस सिग्मा, ये डिस्टेंस हो गया टीई प्लस सिग्मा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन से पता चला है इसका, ये जो कर्व आपका जो बनना है ना, इसका हम लोग इक्वेशन होता है, ये सारी चीजें होती हैं,
वो इक्वेशन आपका सिग्मा और म्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। सिग्मा आपको हमने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, म्यू जो हो गया बेसिकली ये डिस्टेंस को हम लोग म्यू कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ ना, इस डिस्टेंस को हम लोग म्यू कहते हैं। और इसका जो स्प्रेड होता है, मतलब ये आपका ग्राफ जो स्प्रेड किया हुआ है उसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा ग्राफ होता है वो एज ए फंक्शन ऑफ सिग्मा और म्यू, इन दोनों का फंक्शन होता है। कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दिखेगा, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप सर्च करोगे तो आपको उसका ग्राफ का इक्वेशन भी मिल जाएगा। अगर आप लोग ऐसे देखें ना यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन देखें, हाँ, तो ये जो आपका इक्वेशन दिख रहा है ना, ये देखो इसमें सिग्मा और म्यू इन दोनों के टर्म में एक इक्वेशन बनता है। ये जो कर्व बनता है वही कर्व आपका ये यहाँ पे बनता है। अगेन उसको कैलकुलेट करने का हमें जरूरत नहीं है, इसी का हम लोग एरिया निकालेंगे तो टोटल एरिया बनाता है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं एरिया अगर टीई माइनस मतलब म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा की, तो ये वाला जो एरिया होता है ये होता है आपका 68% एरिया के बराबर। आ रहा समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा? सर ये 68% कहाँ से आए, कैलकुलेटेड है सर? ये कैलकुलेटेड है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद भी रखने होंगे। तो इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक, तो इसका आंसर आएगा आपका 68%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हम बता रहे हैं, लेट से कोई एक्टिविटी है जिसका म्यू आ रहा है आपका 10 और सिग्मा आ रहा है 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस एक्टिविटी को 8 दिन से 12 दिन के बीच में खत्म करने की प्रोबेबिलिटी आपकी 68% है। आ रहा है मुझे? यस सर। तुम लोग मैथ में तो पढ़े होगे ना ये सब, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये सब चीजें? यस सर पढ़। इसी हिसाब से हम लोग देखें 2-3 रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। 68% आ रहा है। अगर हम लोग इसको स्प्रेड को और चौड़ा कर देते हैं, मान लो हम लोग बात कर रहे हैं टीई माइनस 2 म्यू से टीई प्लस 2 म्यू, मतलब पुराने एग्जाम्पल के हिसाब से 8 से 12 की जगह अब हम लोग बात करें 6 से 14, तो इसके अंडर में जो एरिया आएगा ये एरिया आपका 95% होगा, ठीक है। ये एरिया होगा 95%, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम लोग यही एरिया अगर बात कर रहे होते हैं 3 म्यू तक, मतलब कि म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 6 सिग्मा, इन दोनों के बीच के अगर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ये होता है आपका 99.7% एरिया होता है, ठीक है। मतलब ये जो एरिया हुआ 99.7% हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया आपका 4 से लेके 16 तक, अगर आपका म्यू की वैल्यू 10 है और सिग्मा की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब कहना क्या मतलब होगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका काम 4 दिन से 16 दिन के बीच में हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 99.7% है। तो बेसिकली आपको पूरे इसमें न्यूमेरिकल का जो एप्लीकेशन होगा यही होगा कि आपको बताना है कि ये बताओ कि 50% प्रोबेबिलिटी खत्म करने की कितने दिन के अंदर होगी, 100% तो नहीं होगा, 90% में खत्म करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको प्रोजेक्ट को टारगेट खत्म करना है 17 दिन का, तो आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 17 दिन के अंदर आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जहाँ पे पार्ट होगा वहां से डिटेल, वहां से आपको बेसिकली सॉल्व करने होंगे आपको, लेकिन उसके लिए सिग्मा और म्यू निकालना होगा। और सिग्मा और म्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया सिग्मा म्यू क्या होगा, आपका क्रिटिकल पाथ का सम होगा। अगर टीई का सम करेंगे तो आपको क्रिटिकल पाथ का सम होगा, यही आपका सिग्मा आएगा, सॉरी म्यू होगा। और सिग्मा होगा, सिग्मा आपको क्रिटिकल पाथ के अंदर का स्टैंडर्ड डेविएशन का सम करके आपको अंडर रूट लेना होगा। तो आपको मोर और लेस पूरे क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करने वाले होंगे।
लेकिन सिग्मा और म्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको अभी जो हमने सीपीएम या पार्ट हमने चार्ट बनाया था जहाँ पे हम लोग को करना है वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मतलब कि वहां से चीजों को फाइंड आउट करना है, मतलब इनका यूज है आपका म्यू और सिग्मा निकालना है और उसके बाद निकाल के वो मैथमेटिकली ग्राफ के हेल्प से हम लोग चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तक चीज आपको समझ में आ रही, ये क्या है? यस सर। चलो यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो आपको कुछ टाइम कंप्यूटेशन ऑफ द इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, मतलब कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो हम लोग बात करेंगे। मतलब बेसिकली ये जो है टाइम कंप्यूटेशन ऑफ द इवेंट, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ होती है और इनका कैसे हम लोग लेके काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है आपकी अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम, इसको EOT भी कहते हैं, मतलब कि किस समय आपको इवेंट या फिर एक्टिविटी जो है आपका खत्म होने के सबसे मतलब किसी भी एक्टिविटी की शुरुआत होने के सबसे पहले वाली प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, कहने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन मान लेते हैं लेट्स से कि एक आपका एक्टिविटी और इवेंट को हम लोग इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मान लो एक नोड हुआ, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, और कॉपी कर लेते हैं। तो ये आपको एक नॉर्मल इवेंट और एक्टिविटी के बीच का टाइम दिख रहा होगा। लेट्स से स्टार्टिंग इवेंट आई है एंड इवेंट जे है। अगेन 1 2 3 से अब आई जे पे हम लोग चले जाते हैं। इस एक्टिविटी को खत्म करने में हमारे पास जो टाइम लग रहा है उसका नाम है टी आई जे कह रहे हैं। आई से जे खत्म करने में जितना हमें समय लगा उसको टी आई जे कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। तो इसमें आपको एक्टिविटी क्या है टी और इवेंट क्या है आई और जे, ये भी क्लियर है? यस सर। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इसमें इस डायग्राम में देखो, तो अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ कि एक्टिविटी 4 जो इवेंट 4 है तो सबसे पहले होने की इसके चांसेस क्या हैं, वो जो टाइम होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टी से। ठीक है, तो अब देखो एक्टिविटी 4 कब हो सकता है, आप चाहो तो 1 2 4 जाओगे तब हो सकता है, 1 2 4 जाओगे तो होने के चांसेस कब हैं इसके बताओ? ब्रैकेट 7 + 4 है ना, सर 2 + 5 होगा। 5 आपका टाइम नहीं है, टाइम आपका ये 4 लिखा हुआ जो है ना ब्रैकेट के अंदर वाला जो चीज है वो टाइम नहीं है, आपके बाहर जो लिखा है वो टाइम है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में आपको दूसरा चीज है उसको आप इग्नोर करिए। अभी बताइए एक्टिविटी इवेंट जो 4 है आपका अकरेंस का सबसे क्या क्या टाइम हो सकता है, अगर आप 1 2 4 जाएं तो क्या होगा बताओ? 4 + 7 11 जी सर 11। या फिर आप ऐसे जा सकते हैं 4 + 5 + 4। यस सर। एक्टिविटी 4 कब होगा, जब आपका ये वाला इवेंट भी पूरा हो जाए ये वाला इवेंट भी पूरा हो जाए, दोनों इवेंट कब पूरे होंगे, मतलब कि जिसको सबसे ज्यादा समय लग रहा है वो खत्म होने में, मतलब कि वो पूरा सक्सेसफुली खत्म हो जाए। तो सबसे ज्यादा टाइम किस में लग रहा है 4 + 5 + 4, तो इसको खत्म होने में कितना समय लगा आपको 13 दिन, मतलब 13 जो भी यूनिट आ रहा है। तो आप कह सकते हैं इवेंट 4 तब तक नहीं होगा जबकि आपका 13 दिन नहीं बीत जाए। ये वाले से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ से तो आपको टेक्निकली तो 11 दिन में हो जा रहा है, लेकिन आपका ये वाला काम पूरा नहीं हो पाएगा तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, और ये इंतजार करना पड़ेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला इवेंट खत्म हो गया। तो इसलिए कहेंगे सबसे पहले अकरेंस का जो समय होगा उसको हम लोग कहेंगे आपका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम, जिसको हम लोग टीई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हर इवेंट के लिए अलग अलग हो सकता है या सेम हो सकता है, लेकिन हर इवेंट के लिए इसको एक अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको लेट से टीई ऑफ आई कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब आइथ इवेंट के लिए टीई हो गया, या फिर जेथ इवेंट के लिए ये टीई होगा।
इसके आगे पीछे बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे नेटवर्क आ सकते हैं, यहाँ से बहुत जा सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन अलग अलग है, उससे हम लोग उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक सिंपल आइसोलेट करके जो बात कर रहे हैं वो ये हो गया। आ रहा समझ में? यस सर। दूसरा आप देखो कि अगर हम लोग फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम लोग अगर उस जो टाइम को कहेंगे वो उसको अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कहेंगे। अगर हम लोग बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग को देखेंगे कि पीछे भी कैलकुलेट करना है। तो मान लो अभी अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग को खत्म करना है 13वें दिन में ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। ये जो सेकंड एक्टिविटी इवेंट नंबर 2 है, आपको कब तक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको कब तक खत्म हो जाना चाहिए उसके लिए आपको पीछे से देखना पड़ेगा। तो ये वाला इवेंट 13वें दिन पे हो जाना चाहिए, तो इस 13 - 7 करेंगे तो इसका हो गया बेसिकली आपको 6ठे दिन तक ये आपका इवेंट 2 हो जाना चाहिए, तभी आप इवेंट 4 को 13वें दिन पे खत्म करेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट करने का आपका बैकवर्ड पाथ में एक ये पाथ आ गया और एक ये वाला पाथ आ गया। तो दोनों पाथ में से जो सबसे आपका लेटेस्ट होगा, मतलब कि आपका सबसे मिनिमम वैल्यू जो प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड आपका जो वैल्यू होगा उसको हम लोग TL से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कहेंगे लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। मतलब कि अगर हम इस इवेंट को 6ठे दिन तक होने देते हैं तो ये वाला हमारा एक्टिविटी, ये वाला इवेंट 13वें दिन नहीं खत्म होगा, क्योंकि 6 + 5 + 4 ये आपका 15 हो जा रहा है। 13 दिन पे ये आपका काम खत्म नहीं होगा। तो आपको इस हिसाब से देखना है कि बैकवर्ड कैलकुलेशन में जो वैल्यू मिनिमम आए उसको हम लोग TL लिखेंगे, और फॉरवर्ड कैलकुलेशन में जो वैल्यू मैक्सिमम आई उसको हम लोग TL लिखेंगे। इसी को जो पहला वाला अभी हमने डिस्कस किया उसको अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम कहेंगे, जो दूसरा हमने अभी डिस्कस किया उसको लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम, क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग लेट होने नहीं दे सकते हैं, और TE का मतलब होगा इससे पहले काम हो नहीं सकता है। दोनों का अगर इसको साधारण भाषा में कहें तो इसका मतलब यही हुआ कि इसके TL से ज्यादा TL से ज्यादा हम लोग प्रोजेक्ट उस इवेंट को लेट नहीं कर सकते हैं, और TE के पहले उस इवेंट को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया आपको? यस सर। तो इसका मतलब हुआ आपको जब TE कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आपको जो भी अलग अलग आपके पास पाथ आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपने देखा कि एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा वो आपको लेना पड़ेगा TE के कैलकुलेशन में। और बैक कैलकुलेशन में जब हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो बैक कैलकुलेशन में भी दो पाथ पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे बैक कैलकुलेशन में जो वैल्यू आपको मिनिमम आएगी वो आपको यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी। आया समझ में दोनों में अंतर? यस सर। यस सर। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग एक एग्जांपल करेंगे और दोनों उस एग्जांपल में TE और TL कैलकुलेट करेंगे और चीजों को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो एक हम लोग एग्जांपल करके देखते हैं नेटवर्क डायग्राम का। ठीक है, देखो ये अगर आपको चीजें क्लियर, ये वाला अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो अब आपको इस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है। ये क्लियर है तो बता दो, नहीं अगर क्लियर। एक एग्जांपल से हम आपको दिखा देते हैं और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मान लेते हैं एक हम आपको नेटवर्क डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, और देखते हैं उसका कैसे उसमें TE TL निकालेंगे। ठीक है, अभी हम लोग चूंकि उससे एक्टिविटी इवेंट आप लोगों ने नेटवर्क डायग्राम बनाना सीख ही लिया है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे अभी नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, बस हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, आपको जितने अभी अपने रूल्स पढ़े होंगे कि क्या क्या होना चाहिए नेटवर्क डायग्राम बनाने में, वो सारे रूल्स आप यहाँ पे एक बार देखते जाओ। कहीं लूपिंग एरर तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, हमेशा एरो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही दिख रहा है। नंबरिंग जो करेंगे तो वहाँ पे भी नंबरिंग देखना, वो जो रूल्स हमने आपको सिखाए वो रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारी चीजों पे ध्यान देते रहना। अभी छोटी चीजें लेकिन ध्यान देते रहना। 3 4 5 तो यहाँ पे कितने इवेंट हो गए आपके पास टोटल? 6
और एक्टिविटी कितने हैं टोटल? 7। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 एक्टिविटी है। अब आपको क्या करना है, सारे एक्टिविटी का ड्यूरेशन पता है। लेट्स से इसको खत्म करने में 2 दिन लगते हैं, 2 या आवर समझ लो, दिन समझ लो। ये 2, ये 7, ये 3, 6, ये 2, ये 3। अब आपको हर इवेंट के लिए अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कहीं लिखना पड़ेगा, तो एक छोटा सा एक फॉर्मेट इस हिसाब से बना देते हैं जिसको हम लोग हर जगह यूज करेंगे। ये बेसिकली आपको यहाँ पे ऊपर में आप लोग लिखना TE, नीचे में लिखेंगे TL। ये हर इवेंट के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको हर इवेंट के लिए यहाँ पे एक डिब्बा बना देते हैं जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को लिखते रहेंगे, और आपको ध्यान में पता रहेगा कि कौन सा के इवेंट के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, उसके बगल में डिब्बा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। हर इवेंट के बारे में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब बताओ इवेंट 1 क्या अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या होगा? 0। हमने जो कैलकुलेशन करना है पर्पल सब ले 0 सर। इवेंट 2 का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या होगा? 0 + 2 2। 2 सर। 3 का क्या होगा? 4। 2 + 2 आपने लिखा 4, ठीक है। अब बताइए 5 का क्या होगा? सर मैक्सिमम निकालना पड़ेगा तीनों नहीं, पास लोकल हो रहा है। क्या करेंगे? 5 तक मैक्सिमम आने के लिए निकालना। आपके पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये है, ठीक है। तो ये 3 रास्ते हैं, 1 2 3। आपको तीनों रास्ते में जो मैक्सिमम होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक देखा तो अभी तो खाली है, चौथा वाला देखें। 4th का करना है तो 6 + 2 करेंगे तो ये हो गया 8, है ना। यस सर। तो अब हम देखते हैं 5th इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम होने का क्या चांस, क्या क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 7 + 4 कितना हो गया? 11। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 + 3। 10। 2 + 3 पहले देखते हैं। 10। ये यहाँ पे आप 5। ये 5। 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5। 5। और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? 10। 8 + 2, ये हो गया 10। हमने आपको अभी क्या बताया था, मैक्सिमम ये इवेंट तब तक नहीं होगा जब तक सारे के सारे पीछे वाले खत्म ना हो जाए। तो इसका जो होगा मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे जो कि होगा आपका 11। 11। यस। अब बताओ 6 कब इवेंट 6 कब होगा? 11 + 3 14। 14। सिंपल है। यस। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है खत्म होने में 14 दिन लगेंगे। तो इवेंट 6 को हम लोग लेटेस्ट कब तक खत्म कर सकते हैं? 14। 14। माइक बंद कर लो यार अब। ये 14 हो गया। सिमिलरली अब इवेंट 5 को खत्म कब करेंगे, लेटेस्ट कब तक खत्म कर सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं 14 - 3, तो ये हो गया आपका 11, ठीक है। सिमिलरली अब हमसे बोला जा रहा है कि अब बताइए कि इवेंट 4 को हम लोग लेटेस्ट कब तक खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखना एक ही रास्ता है, पीछे जा रहे हैं हम लोग, पीछे से कैलकुलेशन हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 तक पहुंचे तो 5 से 4 आने का एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन 5 से 2 जाने के 2 रास्ते, 3 रास्ते हैं आपके पास। तो अभी हम लोग 5 से 2 जाएंगे, 5 से 3 जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से जो 2 आने के जो 3 रास्ते हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहाँ पे एरो पहले देख रहे थे एरो कितने पहुंच रहे हैं, अब यहाँ पे देखेंगे कितने एरो निकल रहे हैं। तो उल्टा कैलकुलेशन करने में ऐसे ही ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इवेंट 4 को खत्म करने में कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा 11 - 2 जो कि हो जाएगा 9, यहाँ 9 लिख दिया। इवेंट 3 को खत्म करने में कितना समय लगेगा, लेटेस्ट कब तक खत्म कर सकते हैं हम, बात वही है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 11 माइनस 7 जो कि आएगा 4। तो हमने यहाँ पे 4 भी लिख दिया। इवेंट 2 को हम लेटेस्ट कब तक खत्म कर सकते हैं, तो अब हमारे पास 3 रास्ते हैं, या तो हम यहाँ से आए, या तो हम यहाँ से जाएं, या तो हम यहाँ से जाएं। तो यहाँ से जाएंगे ऊपर, एक पहला वाला रास्ता से आ रहे हैं, तो कितना आंसर आ गया आपका 4 माइनस 2 2। इस रास्ते से जाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 11 माइनस 3 9। इस रास्ते से गए, नीचे वाले से रास्ते से गए तो 9 माइनस 8, हाँ 8 होगा ये आपका 11 माइनस 3 सर 8। 8 ठीक है। तो हमने आपको पता है यहाँ पे आपको मिनिमम टाइम लिखना है, तो यहाँ पे ना ही 8 लिखेंगे ना ही 3 लिखेंगे, मिनिमम आप 2 होगा। और यहाँ पे फिर वापस इवेंट 1 को हम लेटेस्ट कब तक खत्म कर सकते हैं, 0 पे। 0 आया। तो यहाँ पे आपको अब कुछ चीजें दिख रही होंगी, कहीं कहीं आपको चेंजेस दिख रहे हैं, कहीं कहीं आपके ऊपर और नीचे टीई और टीएल में कोई भी आपको चेंज नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, अब हम ग्रीन से बता रहे हैं, तो इस पे हम लोग अगर डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ का आपका इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का दिख रहा है। इसका मतलब इवेंट 4 को होने में आप चाहते हो तो अर्लीस्ट खत्म होने का टाइम ये हो गया 8 और लेटेस्ट खत्म होने का टाइम हो गया 9। तो आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है, मतलब आप चाहो तो इवेंट 4 को एक दिन के लिए डिले कर दोगे, तब भी आपका कोई भी प्रोजेक्ट का काम आगे डिले नहीं होगा। तो इसी चीज को हम लोग स्लैक कहते हैं। तो आपके गिवन इवेंट में कितना स्लैक अवेलेबल है, आया समझ में। बाकी सब किसी भी इवेंट को हम अगर एक दिन के लिए भी डिले करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट 14 दिन के खत्म नहीं होगा, वो आपका प्रोजेक्ट खत्म होने में 15-16 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर इवेंट 4 को आपने डिले कर दिया एक दिन से, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो इवेंट 4 एक दिन से कैसे डिले होगा, तो मान लो ये काम खत्म 6 दिन के लगा, आपको 7 दिन लग रहे हैं, तो 7 दिन भी लगेंगे, तब भी आप इवेंट 4 आने में कितना हो जाएगा आपको 2 + 6 ये हो जाएगा 7, 7 + 2 9, 9 + 2 आपका हो जाएगा 11, तब भी आपको आगे में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो यही हो गया आपको, मतलब कि इवेंट 4 को मैक्सिमम आप एक दिन तक डिले कर सकते हैं, वो आपका स्लैक दिखा रहा है। ये पूरा काम आपको इसलिए करना होता था ताकि आपको पता चल जाए आपके लिए क्रिटिकल इवेंट्स कौन कौन से हैं। तो क्रिटिकल इवेंट आपके कौन कौन से हुए यहाँ पे देखिए, क्रिटिकल इवेंट जो हुए उनको हम अब रेड से दिखा रहे हैं। तो जहां जहां आपको कोई डिले नहीं कर सकते, तो यहाँ आप कोई डिले नहीं कर सकते, यहाँ इस इवेंट को आप डिले नहीं कर सकते हैं, इस इवेंट को डिले नहीं कर सकते हैं, इस इवेंट को डिले नहीं कर सकते हैं, और इस इवेंट को डिले नहीं कर सकते। तो इनको जोड़ने वाले जो लाइन हो गए वो आपके क्या हो गए, क्रिटिकल पाथ हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं रेड से, ये जो आपका अब ये जो लाइन हो गए आपके, ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया, जहां पे आपके अपने प्रोजेक्ट को किसी भी लाइन से डिले नहीं करना है। समझ में आ गया। यस तो बेसिकली यही हुआ। तो Yes, इसमें sir. से आप, तो अभी आपको क्या पता चल गया, आपने म्यू कैलकुलेट करना सीख लिया, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल आपका नेटवर्क डायग्राम था, तो आपने बहुत आसानी से यहाँ पे चीजों को देख लिया। ये होगा बेसिकली, अगेन अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, आपको शुरुआत से चीजों को देखनी होगी। तो मतलब मेजर जिस्ट यही है आपका, ठीक है। तो आप बेसिकली समझ रहे हैं क्रिटिकल पाथ निकालना, ये चीजें आप लोग सीख चुके हैं। आ रहा समझ में अब। यस सर। ठीक है, अब आप क्या करिए, आपको हम एक छोटा सा क्या कर रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, और आपको बताना है कि पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए आपका कितना टाइम लगेगा। और अगर सिमिलरली अगर आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है, अगर आपको सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा निकालने के लिए क्या करोगे, √ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर ऐसे कर देंगे ऑन क्रिटिकल पाथ ओनली। जो एक्टिविटी या जो भी इवेंट आपके क्रिटिकल पाथ में नहीं है उनका आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो क्रिटिकल पाथ में उन्हीं को हमने कंसिडर किया। तो सिमिलरली एक आप छोटा सा क्वेश्चन लीजिए, जिसका हम अभी आपको फोटो खींच के दे रहे हैं, और उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और उसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि
उसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ टाइम क्या होगा, क्रिटिकल पाथ क्या होगा, और बाकी चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे। तो एक आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो नेटवर्क डायग्राम बनाओगे, फिर क्रिटिकल पाथ निकालोगे, क्रिटिकल टाइम निकालोगे, और जो आपका क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो निकालोगे। आ रहा समझ में? मतलब आपको बेसिकली म्यू सिग्मा निकालना है और कंप्लीशन टाइम वगैरह वो सारी चीजें जो हमने अभी तक आपको पढ़ाई है। क्लियर है? यस सर। सर म्यू किसको कह रहे हैं? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ्लैग को स्क्रीनशॉट ले लो। आपका नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है, उस दिन ठीक है। हेलो सर, बोलो। हेलो सर, वो बोलो। पीडीएफ सेंड कर देना सर आप, ये वाला। हम पीडीएफ भेज देंगे, अभी मेरा थोड़ा सिंक करने में इशू आ रहा है, तो हम आपको 1-2 दिन में भेज देंगे, ठीक है? जी सर, वो सर फॉर्मूले वगैरह याद नहीं रहे सर, वो लिखे भी नहीं हमने, अभी आपने बस बताया आप कहानी सुन लो, नोट नहीं लिख रहा लिखे नहीं सर, सुन रहे थे बस, देख सुन रहे थे, आप बोल रहे थे, अब समझ रहे। चलो ठीक है, हम इसका नोट्स भेजते हैं, अभी थोड़ा सा 1-2 दिन समय लगेगा, लेकिन हम भेज देंगे, ठीक है? एसएस भेज देना सर उसका फॉर्मूला वगैरह का, बस ठीक है सर। थैंक यू सर। चलिए आप लोग वो लेक्चर बंद करिए, फिर